हाँ बेटा, तो देखिए नेक्स्ट जो आपका सिस्टम है वो है ANS यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए बेटा, हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स, कई सारे अंग ऐसे हैं जो ऑटोनोमस होते हैं, मतलब स्वायत्त शासी होते हैं, मतलब अपनी एक्टिविटी को खुद कंट्रोल करते हैं। वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से उन पर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे अंगों की जो एक्टिविटी होती है, उनकी जो क्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो ANS का होता है, यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का होता है। तो हम बात करते हैं कि जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है ये किन किन से मिलकर बना है। तो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इनको हम बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, और इनको बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका। हाँ बेटा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को हम बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका, ठीक है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है ये 2 प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, एक तो अनुकंपी तंत्रिका और दूसरी परानुकंपी तंत्रिका। ANS मीन्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गन्स सच एज हार्ट, मिल्क ग्लैंड एट्सेट्रा। तो जैसे हमारी बॉडी में हार्ट होता है, हृदय होता है, मिल्क ग्लैंड जो होती है, स्तन ग्रंथि, दूध ग्रंथि जो होती हैं, तो उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब इनमें से इन दोनों का रोल क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यानी अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं क्या कार्य करती हैं। तो देखिए, सिंपैथेटिक नर्व्स कौन सी हुई है, अनुकंपी तंत्रिका, ठीक है ना। अनुकंपी तंत्रिकाएं या सिंपैथेटिक नर्व्स इंक्रीज द रेट ऑफ एक्शन ऑफ दीज ऑटोनोमस ऑर्गन्स। मतलब मान लीजिए आपका जो हार्ट है उसकी एक नॉर्मल जो रेंज होती है बीट करने की, वो होती है 72 इन ए मिनट, है ना। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है आपका हृदय। यदि किसी भी कारण से, कोई भी रीज़न हो सकता है कि यदि हार्ट बीट आपकी 72 इन ए मिनट से कम हो जाए, है ना, मान लीजिए आपका 60 रह जाए, 1 मिनट में 60 बार धड़क रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं, अनुकंपी तंत्रिकाएं, ये एक्टिवेट होती हैं, सक्रिय होती हैं और हार्ट बीट को इंक्रीज करती है, बढ़ाती हैं, ठीक है ना। और उसको कहाँ तक लेके आएंगी, 72 तक, 72 तक। तो इस तरह से ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, अनुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं, इनका तो काम क्या है, स्वायत्त शासी अंगों की क्रिया की दर को इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है मीन्स परानुकंपी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाइल, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स डिक्रीज द रेट ऑफ एक्शन। जो परानुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं ये उस अंग की क्रिया को कम कर देती हैं। जैसे यदि आपका हार्ट यदि 72 से ज़्यादा बार 1 मिनट में धड़क रहा है, मान लीजिए 80-85 है ना बार 1 मिनट में धड़क रहा है, तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं यानी कि परानुकंपी तंत्रिकाएं जो होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, वो सक्रिय होती हैं और उस हार्ट बीट को कम करती हैं, यानी कि 72 तक लेकर आती हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो तंत्रिकाएं हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी अनुकंपी और परानुकंपी, एक दूसरे के अपोजिट कार्य करती है। अपोजिट मतलब विपरीत कार्य करती हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स तो होती हैं कि ये अंग की क्रिया को बढ़ाती हैं और पैरासिम्पैथेटिक उसको कम करती हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती हुई उस अंग की क्रिया को संतुलित करती है, बैलेंस करती हैं, या फिर यूँ कहें कि नियंत्रित करती हैं। तो ये हो गया बेटा आपका ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो आपने अभी तक इस चैप्टर में यानी कि नर्वस सिस्टम में, इस टॉपिक में आपने CNS यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु थे। इसके बाद आपने PNS पढ़ा यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र।
जिसमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं थी और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं थी। और अभी आपने पढ़ा ANS यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, एक तो है सिंपैथेटिक, दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक यानी अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं। अब हम बात करते हैं बेटाओ किसकी, तंत्रिका की, तंत्रिका कोशिका की, न्यूरॉन की। ठीक है, तो देखिए अब आप न्यूरॉन क्या होते हैं। हाँ बेटाओ, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल, और हिंदी में कहें तो तंत्रिका कोशिका, है ना। तो हमने जो पूरा सिस्टम पढ़ा हमने नर्वस सिस्टम, ये इन्हीं सेल से मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं कि न्यूरॉन कहते किसे हैं, व्हाट इज़ न्यूरॉन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। मतलब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक, है ना, और फंक्शनल का होता है क्रियात्मक। तो न्यूरॉन को कैसे डिफाइन करेंगे, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसकी, तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। मतलब ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और इसकी जो लेंथ होती है वो अबाउट 80 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। मतलब न्यूरॉन जो होती है इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होती है। ठीक है ना। अब आपने देखा कि कोशिका सेल है, और सेल तो ऐसी होती है कि जो आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देती हैं। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। ध्यान रखना है कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका, न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन सेल्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। नो कैपेबल टू रीजनरेट, मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। पुनरुद्भवन की क्षमता इनमें नहीं होती। अब ये पुनरुद्भवन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी सेल यदि डैमेज हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो वो दूसरी कोशिका बना लेती है ना। लेकिन न्यूरॉन में यानी कि जो तंत्रिका कोशिका जो होती है इसमें रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है। यदि एक बार डैमेज हो गई तो इसको पुनः निर्माण इसका नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके बारे में। एक तो इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल है, इसकी लंबाई होती है 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर, और इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, साइटोन, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। कौन कौन से 3 भाग हैं इसके, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। साइटोन को कहते हैं कोशिका काय, कोशिका काय। ठीक है। एक्सॉन को कहते हैं बेटाओ तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। और डेंड्रॉन इनको कहते हैं द्रुमास्म,
तो आप हिंदी में भी सुन लें कि न्यूरॉन की संरचना में इसके 3 भाग होते हैं, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और द्रुमाश्म। ठीक है बेटाओ। तो देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट है ना, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं साइटोन। इसको सेल बॉडी भी कहा जाता है, साइटोन या सेल बॉडी एक ही बात है, कोशिका का है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग है। इसमें न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, एंड निस्सल ग्रेन्यूल्स, ये निस्सल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये प्रोटीन के कण होते हैं। निस्सल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन के कण होते हैं जो कि आपके साइटोन में पाए जाते हैं। ये बहुत सारे कण इसमें पाए जाएंगे, इनको बोलते हैं निस्सल ग्रेन्यूल, है ना, निस्सल कण। निस्सल कण ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके कोशिका काय में यानी कि साइटोन में पाए जाते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी शाखाएं भी निकली हुई हैं। एक शाखा इस तरह से, ये कई सारी शाखाएं निकली होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो साइटोन वाला पार्ट है ये हाईली ब्रांच होता है ना, अत्यधिक शाखित होता है, अत्यधिक शाखित होता है, मतलब कई सारी ब्रांच इसमें निकली होती हैं। ठीक है ना। तो साइटोन के बारे में ये 3 बातें आपको याद रखनी है। कोशिका काय के बारे में 3 बातें याद रखनी है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड निस्सल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन इट एंड दिस पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज हाईली ब्रांच्ड। मतलब ये कोशिका काय जो होता है ये तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। इसमें केंद्रक, कोशिका द्रव और निस्सल ग्रेन्यूल्स, निस्सल कण पाए जाते हैं और ये भाग अत्यधिक शाखित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन, एक्सॉन। ठीक है ना। ए सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। मीन्स यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो पूरा पार्ट है ना, आप देखेंगे इसमें कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है और सिलेंड्रिकल है, मतलब बेलनाकार भाग है ना। तो लंबा बेलनाकार अशाखित जो हिस्सा होता है न्यूरॉन का उसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है बेटा। तंत्रिकाक्ष क्या है? सिलेंड्रिकल का मतलब होता है बेलनाकार, है ना। अनब्रांच का मतलब होता है अशाखित। तो बेलनाकार अशाखित लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो तंत्रिकाक्ष है इसमें कोशिका द्रव तो होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता। केंद्रक सिर्फ कहाँ होता है? साइटोन में। ये पूरी एक ही सेल है और आपको पता है कि कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। ठीक है ना। तो न्यूरॉन का जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो कहाँ होता है? साइटोन में, कोशिका काय में होता है। तो जो तंत्रिकाक्ष होता है इसमें आपका, ये आप देख रहे हैं, कोशिका द्रव तो है लेकिन केंद्रक नहीं है। अब ये जो एक्सॉन होता है इसको चारों तरफ से वसा की एक लेयर, है ना, इसको कवर करती है। फैट की एक लेयर इसको कवर करती है। ठीक है ना। इस लेयर को, फैट की इस लेयर को हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसको? माइलिन शीथ। और हिंदी में कहते हैं माइलिन आच्छद। माइलिन आच्छद। आपको पता है माइलिन एक वसा है। क्या है? वसा। ठीक है ना। और उसकी कवरिंग होती है। अब आप इसमें ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो माइलिन आच्छद है ये पूरा एक नहीं है, बाकी खंडों में विभाजित है। खंडों में विभाजित होता है ना। या फिर हम यूँ कहें कि एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष के कुछ हिस्से होते हैं जहाँ ये लेयर नहीं है। ये वाले हिस्से हैं ना जहाँ पे ये लेयर
नहीं है। इस जगह पे एक संरचना और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनोवियर। नोड ऑफ रेनोवियर, रेनोवियर की गांठ, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इनको, नोड ऑफ रेनोवियर, मतलब रेनोवियर की गांठ। तो आप देखें एक्सॉन, ए फैटी लेयर कवर्स द एक्सॉन विच इज़ कॉल्ड माइलिन शीथ, है ना। हाँ भाई, तो माइलिन शीथ, ठीक है ना, ये माइलिन अक्षद होता है जो कि इसके एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ पाया जाता है। अच्छा, इसका काम क्या है पता है आपको? क्योंकि जो हमारी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, विद्युत धारा, ठीक है ना। आपकी बॉडी में दो ही ऑर्गन है जहाँ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। कहाँ कहाँ पता है आपको? एक तो हार्ट और दूसरा नर्व सेल्स, है ना। तो नर्व सेल से आपका ब्रेन बना है, तो ब्रेन और हार्ट, ठीक है ना, यानी कि मस्तिष्क और हृदय, इनमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो ये करंट आसपास वाली कोशिकाओं को डैमेज ना करे, तो इसके लिए एक इंसुलेटिंग लेयर, इंसुलेटिंग का मतलब होता है कुचालक परत, ठीक है ना, और वसा कुचालक होती है। तो इस तरह से ये एक जो लेयर है, इसके ऊपर ये वसा की जो परत है जिसको हम माइलिन अक्षत कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं, ये आसपास की कोशिकाओं को उस इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, ठीक है ना। जिस तरह से वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, कॉपर वायर, तांबे के तार, उनके ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है। यदि आप उस प्लास्टिक की लेयर को पकड़ लेते तो आपको करंट नहीं आता ना। यदि आप उस प्लास्टिक की लेयर को हटा दो, खाली तार को पकड़ लो, तो राम नाम सत्य है ना। तो ऐसा उन कोशिकाओं के साथ ना हो, इसलिए इसके ऊपर क्या पाया गया है, ये वसा का आवरण, फैट का लेयर है। इसको हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ यानी माइलिन अक्षत। और जहाँ पर ये नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, माइलिन शीथ इज सेगमेंटेड, मतलब खंडों में विभाजित होती है। वेयर टू सेगमेंट्स ऑफ दिस माइलिन शीथ मीट्स, जहाँ माइलिन शीथ के दो सेगमेंट आपस में मिलते हैं, ए नोड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड, एक गांठ जैसी संरचना यहाँ बन जाती है, पाई जाती है, विच इज़ नॉन एज नोड ऑफ रेनोवियर। तो यहाँ ये जो गांठ जैसी संरचना होगी, इसको क्या कहेंगे? नोड ऑफ रेनोवियर, ठीक है बेटा। और लास्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड नर्व एंड, और ये एक्सॉन का यानी कि तंत्रिकाक्ष का अंतिम हिस्सा है जिसको हम कहते हैं नर्व एंड, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का सेकंड पार्ट भी हो गया, एक्सॉन। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ न्यूरॉन, वो है डेंड्रॉन, द्रुमास्म। तो देखिए, ये जो साइटोन है, इसकी ब्रांच से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, धागे जैसी संरचनाएं, है ना, इनको हम कहते हैं डेंड्रॉन्स, द्रुमास्म। इनको क्या कहते हैं? द्रुमास्म। और किसी भी स्टिमुलस को यानी कि उद्दीपन को सबसे पहले ये डेंड्रॉन ही रिसीव करती है, ग्रहण करती है, और उस उद्दीपन को ये कहाँ पहुँचाएंगी? साइटोन में। साइटोन से कहाँ आएगा? एक्सॉन में, ठीक है ना। और एक्सॉन के बाद ये नर्व एंडिंग में, और नर्व एंडिंग से बाद अगले न्यूरॉन में। इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा, और आपका जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपन है, वो कहाँ पहुँच जाएगा? या तो मेरुरज्जु में, या फिर ब्रेन में, या तो मस्तिष्क के पास पहुँच जाएगी वो सूचना, या फिर कहाँ पहुँचेगी? मेरुरज्जु के पास, और फिर वो फर्दर डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और टॉपिक है सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है? तो देखिए, सिनैप्स को हमने परिभाषित किया, गैप बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स। मतलब टू सक्सेसिव न्यूरॉन, सक्सेसिव का मतलब है क्रमागत। अब जैसे एक न्यूरॉन यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो इसके जस्ट बाद यहाँ से अगला न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से अगला न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये इसके डेंड्रॉन्स रहेंगे, द्रुमास्म रहेंगे, है ना। ये इसका केंद्रक, ये साइटोप्लाज्म, ये एक्सॉन, ये माइलिन शीथ, सब कुछ रहेगा इसमें भी। लेकिन क्या होता है कि एक न्यूरॉन के बाद जब ये ख़त्म होता है, तो दूसरा न्यूरॉन जहाँ शुरू होता है,
इन दोनों के बीच में एक गैप होता है ना, उस गैप को, उस इंटरवल को, उस अंतराल को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं इसको? सिनेप्स कहते हैं। अब ये जो सिनेप्स होता है इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सिनेप्स में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है, एक तो यहाँ पे लिखा है मैंने एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी तरह से गाबा, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एड्रिनलिन है ना, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब इनका काम क्या है? अब ये काम देख लो आप इनका। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं कहाँ पाए जाते हैं? सिनेप्स में, ठीक है ना, यहाँ पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? देखिए, कोई भी स्टिमुलस यहाँ से शुरू होता है और वो यहाँ आता है साइटोन में, साइटोन से एक्सोन में ट्रेवल करेगा, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक आते आते वो वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये इसको दोबारा से रिचार्ज करते हैं। जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी डिस हो जाती है काम में लेते लेते, आप वापस उसको चार्ज करते हैं, वो वापस से काम करने लगती है। इसी तरह से कोई भी स्टिमुलस जब डेंड्रॉन से साइटोन में, साइटोन से एक्सोन में आता है तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते करते वो वीक हो जाता है, ठीक है ना। तो उस वीक इम्पल्स को ये न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा से रिचार्ज कर देते हैं, है ना। तो वो दोबारा से पावरफुल हो जाएगा और वो पावरफुल इम्पल्स फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क है। अच्छा, इसको हिंदी में भी न्यूरोट्रांसमीटर ही कहते हैं, है ना। वैसे इसका हिंदी नाम यदि कोई होगा तो बहुत अटपटा सा होगा। ये बहुत अच्छा सा नाम है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, एसिटाइल कोलिन और गाबा एड्रिनलिन। ये केमिकल्स हैं, रसायन हैं जो यहाँ पे भरे होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका ये जो न्यूरॉन है ना, कंप्लीट हुआ और इस तरह से आपका पूरा तंत्रिका तंत्र भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। ओके, थैंक यू।